दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति का अनूठा सच है, इस देश में कानून काम करने लगे। इस देश में कानून के तहत अगर जांच में तेजी आ जाए, इस देश में अपराधियों को जेल में डालने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, तो इस देश की प्रीमियम जांच एजेंसी, चाहे वो सीबीआई हो या ईडी हो, अगर वाकई उसने काम शुरू कर दिया तो यकीन जानिए इस देश के भीतर में तमाम राजनीतिक दलों के साथ जो भी कद्दावर नेता खड़े हैं सब जेल में होंगे। यानी भारत की राजनीति एक वक्त में आपको सूखी हुई नजर आएगी, कोई नेता आपको जेल के बाहर नजर नहीं आएगा। और जो आरोप लगे हैं उस आरोप के तहत कम से कम 3 साल से लेकर 7 साल और कई केसेस में तो 14 साल तक की सजा हो सकती है। सजा देगा कौन? आरोप दर्ज हो जाएंगे, जांच की प्रक्रिया शुरुआत कौन करेगा और उसको खत्म कैसे किया जाएगा? अदालतें क्या करेंगी इन सब के बीच? और इस पूरी प्रक्रिया में भारत की राजनीति अगर सिर्फ अपराधियों को पाल पोस कर बड़ा कर रही है और भारत के भीतर में आम लोगों को यह कानून सिखाती है कि तुम ब्लैक मनी अपने पास मत रखो, तुम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजैक्शन जो करते हो उसमें कोई घालमेल मत करो। लेकिन अगर हम आपसे यह कहें इस देश में 100 से ज्यादा नेताओं की सूची इस वक्त ईडी के पास है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास है, और अगर सब पर कार्रवाई शुरू होने लगे तो कोई नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह के काल में ऐसा नहीं था, लेकिन एक बड़ा अंतर यह आया है कि मनमोहन सिंह के काल में जो सत्ता संभाले हुए थे उनके खिलाफ भी सीबीआई और ईडी दोनों कार्रवाई करती थी। लेकिन इस वक्त विपक्ष की तरफ ही सिर्फ ईडी की नजर है और वही सत्ता की तरफ देखने से कतराती है। हमें लगता है आज शुरुआत नामों से की जाए, ऐसे नाम जिन्हें क्या जेल में होना चाहिए। वाकई अगर कार्रवाई हो जाए तो हर किसी को जेल में होना चाहिए। इन नामों की शुरुआत कहां से की जाए? रॉबर्ट वड्रा, चिदंबरम, कार्तिक उनके बेटे, या फिर इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति को संभाले हुए और खुद सत्ता में आने के लिए बेचैन अखिलेश यादव, या फिर शरद पवार, या फिर प्रफुल्ल पटेल, या फिर डी शिव कुमार जो कि कर्नाटक से आते हैं, या फिर आजम खान, या फिर मायावती, या फिर मदन मित्रा, या कुणाल घोष, या लालू यादव, या छगन भुजबल, या नवीन जिंदल, या फारूक अब्दुल्ला, या फिर रतुल पुरी, या गहलोत, सचिन पायलट, ये सभी नाम है। शंकर सिंह वघेला, ओपी चौटाला, विजय सिंगला, हरीश गहलोत, केडी सिंह, वीरभद्र सिंह, बाबा सिद्दीकी, राज ठाकरे, वायस चौधरी, ये तमाम नामों की फहरिस्त इतनी बड़ी है कि अगर सबके खिलाफ वाकई एक आम शख्स की तरह कार्रवाई शुरू हो जाए तो 3 से लेकर 14 साल के बीच में हर कोई जेल में होगा। इस फहरिस्त को कई हिस्सों में बांटना हो उससे पहले समझ लीजिए इस दौर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सक्रिय हुआ है। उसने ममता बनर्जी के भतीजे से आज पूछताछ की है। उसने कल ही लुकआउट नोटिस जारी किया एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके अनिल देशमुख के खिलाफ। इनके फाइलों को पढ़ना शुरू करें या आपको यह बताना शुरू करें कि भारत में राजनीति ने कैसे इस देश की जांच एजेंसी को मजाक बनाकर रख दिया है। और मजाक भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि भारत की राजनीति में अब यह मुहावरा चल पड़ा है, किसी को परेशान करना हो, किसी की जुबान बंद करनी हो, किसी की चौखट पर ताला लगवाना हो, किसी की सियासत को साधना हो, किसी को एक दायरे में समेटकर रख देना हो, तो फिर ईडी आपके पास है, यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसका काम बहुत साफ है। मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ में आएंगे तो वो दायरे में अपने ले ही लेगा। उसका काम है जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है उसके जरिए भी वो अपने दायरे में ले लेगा, और जो अंतर्राष्ट्रीय फगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं उसके लिए भी वो जांच शुरू करता है, यानी सीबीआई से आगे की प्रक्रिया के भीतर में आ जाता है। और इस दौर में जरा ध्यान दीजिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से जब मीडिया ने पूछा, अब उन्होंने कहा 10 पैसे भी लिए हो तो मुझे जेल में डाल देना। शिवसेना से पूछा गया, आपके भी तो नेताओं की फहरिस्त और एक दो नहीं बल्कि प्रताप सरनाइक जो एमएलए है, भावना गावली जो एमपी है, मिलिंद नार्वेकर, अनिल परब, संजय राउत की पत्नी, इन सब को लेकर कहा गया यह दरअसल लव लेटर है, यह नोटिस नहीं है, लव लेटर है। इन सब की प्रक्रिया में महाराष्ट्र के भीतर एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से, उनकी पत्नी मंदाकिनी, उनके दामाद गिरीश चौधरी जिन पर एमआईडीसी लैंड स्कैम का चार्ज लगा हुआ है, और पश्चिम बंगाल में तो एक पूरी फहरिस्त है
यानी एक तरफ ईस्टर्न कोलफील्ड को लेकर अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को दायरे में लिया गया और दूसरी तरफ नारदा और शारदा के तहत जो एक लंबी फहरिस्त है जिसमें जिनको नोटिस दिया जा चुका है, वह नोटिस की शुरुआत भी बंगाल चुनाव के वक्त से ही होती है। अप्रैल में पार्थ चटर्जी और अप्रैल में ही नाम इस वक्त अभिषेक बनर्जी जिनसे पूछताछ ईडी कर रही है, उनका नाम भी अप्रैल में ही आता है जो इलेक्शन का पीरियड है। हम तमाम जानकारी दें, लेकिन उससे पहले जिन्हें नोटिस दिया गया है वह फहरिस्त देखिए जो सिर्फ टीएमसी के नेता है। पार्थ चटर्जी, अभिषेक बनर्जी, रोजिरा नरुला, फिरहद हाकिम, सुब्रत बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, स्वागत राय, काकोली घोष दस्तिकार, प्रसून बनर्जी, इन सभी को नोटिस थमाया जा चुका है। अब इन फहरिस्त को समझते हुए जरा शुरुआत में दो बातों पर जिक्र कर लीजिए। मनमोहन सिंह के काल में 9 वीआईपी कौन थे इस देश के जिनके खिलाफ ईडी ने जांच शुरू की, और इस दौर में यानी नरेंद्र मोदी जी के दौर में जो हमने पूरी फहरिस्त पढ़ दी, उस फहरिस्त को हम नए तरीके से आपको फिर सुनाएं। उससे पहले मनमोहन सिंह के काल में आपको लिए चलते हैं, फिर बताएंगे दरअसल सीबीआई और ईडी जितनी भी एफआईआर दर्ज करती है, जितनी भी जांच करती है, उसका परिणाम होता कितना है। हैरत में आ जाएंगे, इतनी बड़ी तादाद में एफआईआर दर्ज होती है जितने शायद थानों में भी नहीं होती होगी, और उस पर कितना खर्च किया जाता है ये एक अलग किस्सा है। लेकिन मनमोहन सिंह के काल में जो नाम आपके जहन में आएगा उसमें आएगा सुरेश कलमाड़ी, कांग्रेस के ही नेता थे। 2010 सीडब्ल्यूजी स्कैम मनी लॉन्ड्रिंग के तहत थे। उसके बाद नया नाम था दयानिधि मारन का और कलानिधि मारन का, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि एयरसेल मैक्सिस का मसला था, उसके मातहत उनसे पूछताछ शुरू हुई थी। उसके बाद कनिमोझी याद आपको आएगा, 2G स्पेक्ट्रम। उसके बाद आपको हरि नारायण राय याद आएंगे, यह भी मनी लॉन्ड्रिंग, और इनको 7 साल की सजा भी हुई। मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री थे, मनी लॉन्ड्रिंग कॉल स्कैम इनके साथ जुड़ा हुआ था। वाईएस जगन रेड्डी 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग का मसला था। बड़ा रेबू और निजामपट्टनम इंडस्ट्री कॉरिडोर का जो पूरा स्कैम था उसका मसला था। जनार्दन रेड्डी, ओबलापुरम माइनिंग स्कैम था। लक्ष्मीकांत वर्मा 2014 में व्यापम केस था, मनी लॉन्ड्रिंग का मसला था, और इन पर 2018 की चार्जशीट जब दाखिल हुई 2018 में, तो इनका नाम नहीं था। एक नाम और बड़ा महत्वपूर्ण है, बाबा रामदेव 2012 में इन पर फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन का आरोप था, और इनके सहयोगी बालकृष्ण जो है उन पर भी था। लेकिन उसके बाद जब मोदी की सरकार आई तो फिर दोनों से केस हट गए। उसके बाद मोदी सरकार ने, यानी इस पूरी फहरिस्त में आपने देखा कई कांग्रेसियों के नाम हैं जो वीआईपी के तौर पर जिनकी पहचान है, और इस पूरी फहरिस्त में कुछ नाम ऐसे भी आते हैं जो एक पीरियड में नाम थे लेकिन सत्ता में आने के बाद वो नाम गायब हो गए। उसमें एक नाम देश के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का भी है, जो हाल में महाराष्ट्र में एक रात के लिए गिरफ्तार हुए थे। हालांकि रात में उनको जमानत मिल गई। नारायण राणे पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, एक पीआईएल जो मुंबई हाईकोर्ट में हुई थी, लेकिन उसके बाद जब वो बीजेपी के साथ आ गए तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी जांच स्लो कर दी। इसी तरीके से टीडीपी के एमपी हुआ करते थे वाईएस चौधरी, जिसका हमने जिक्र किया। ये बैंक लोन फ्रॉड का मामला था। 316 करोड़ की संपत्ति इनकी अटैच भी की गई, लेकिन जब ये बीजेपी जब इन्होंने ज्वाइन की तो इनको कोई तंग नहीं करता है। भारत के भीतर में शायद ऐसी स्थिति किसी जांच एजेंसी के साथ नहीं आती है कि जब वो सत्ता के अनुकूल जांच शुरू करे, सत्ता के अनुकूल जांच रोक दे। एफआईआर दर्ज इतनी ज्यादा करे और उस एफआईआर पर कब किसकी फाइल खोलनी है इसको लेकर वो बैठा रहे और सत्ता के इशारे का इंतजार करता रहे। हमें लगता है शायद बाबुओं को दोष देना ठीक नहीं है। भारत की राजनीति और सत्ताधारी जो इस देश में कानून बनाते हैं, अगर वही कानून को अपने हाथ में किसी गेंद की तरह उछालने लगे तो फिर इस देश में कानून का राज हम कैसे मानेंगे। बहरहाल इससे जरा निकलिए, क्योंकि इस देश के भीतर में बहुत सारे ऐसे मुद्दे इन सब के बीच निकल कर आए कि आखिर कितने मामले हैं इस देश में जिसको लेकर कहा जाए कि दरअसल कार्रवाई होती है। ईडी का रिकॉर्ड बतलाता है 2005 से लेकर 2019 तक सिर्फ 15 लोगों का ही गुनाह साबित हुआ, उसमें एक फॉर्डर स्कैम भी आता है। 2005 से लेकर 2020 तक की परिस्थिति इस देश में क्या रही। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 2500 केस रजिस्टर्ड किए गए, 164 लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन यह मत पूछिएगा किसी को सजा हुई या नहीं हुई। फेमा के तहत 16,000 केसेस दर्ज किए गए और सिर्फ 18 कन्विक्शन उसमें निकल कर आए। सबसे ज्यादा केसेस दर्ज 2017-18 में हुए, 3627 केसेस। हम जब इन बात का जिक्र कर रहे हैं तो इसके साथ
ईडी को एक और अधिकार है, वो संपत्ति जो एसेट्स होते हैं उनको वह जब्त कर लेती है। तो एसेट्स अटैच जो किए गए उसकी जब फहरिस्त आप देखना शुरू कीजिएगा तो 2005 यानी मनमोहन सिंह सरकार के काल में अगर आप सफर करते करते चलिएगा, जिस समय तक वो काम कर रहे थे, तो तकरीबन आपके पास पता चलेगा 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति इस दौर में जब्त की गई, जिन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा के तहत कार्रवाई हो रही थी। लेकिन उसके बाद 2014 के बाद से स्थिति इस देश के भीतर में इतनी व्यापक होती चली गई कि उसका पूरा आंकड़ा जो निकल कर आया वह तकरीबन 2946 करोड़ का निकल कर आता है। आप कहेंगे कार्रवाई तो हो रही है, हम भी कहेंगे मोदी सरकार ने कार्रवाई तो की है, कम से कम संपत्ति अटैच तो की है, लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, जिस कानून के तहत जांच हो रही है उसमें कोई जेल क्यों नहीं जाता है? और यह कैसी कानूनी प्रक्रिया है जो इतनी लंबी चलती है? क्योंकि मुहावरे गढ़े गए हैं, अगर न्याय वक्त पे ना मिले तो वो न्याय नहीं होता है। कानून में कार्रवाई करते वक्त डिले नहीं होना चाहिए। लेकिन रॉबर्ट वड्रा सीबीआई ईडी के रडार में आई, कई लैंड डील्स का जिक्र था, 8 बार पूछताछ हुई, जो उनका ऑफिस है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, वहां पर छापा मारा गया, कुछ एसेट्स को अटैच कर लिया गया। सीबीआई कोर्ट ने उसको एंटीसिपेटरी बेल दे दी, ईडी ने चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, एक तरफ जांच, दूसरी तरफ उसी जांच या उसी एजेंसी का अदालत, और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अलग से। यह पूरी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया, जो सत्ता के निकट होगा, जो पावरफुल होगा, उसको इस इकोनॉमिक खांचे में कोई ढकेल नहीं सकता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में घालमेल करने के बावजूद भी। अब जब इस परिस्थिति में आते हैं तो हमें लगता है 2 नाम और जिक्र करने चाहिए, मुकुल राय और हेमंत विश्व शर्मा। शारदा चिटफंड में इनका भी नाम था। बीजेपी में चले गए तो ईडी ने जांच स्लो कर दी। स्लो करने के साथ साथ मुकुल राय दोबारा टीएमसी में लौटे हैं, लेकिन अभी उनकी फाइल खुली नहीं है। अब सवाल यह है कि इस देश के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में ये सारे काम हो रहे हैं, तो क्या करप्शन सीबीआई के भीतर भी है? क्योंकि जब अनिल देशमुख का मसला आया तो उसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया कि दरअसल जो जांच हो रही है उसमें सीबीआई के एक इंस्पेक्टर को अनिल देशमुख के वकील ने घूस में एक आईफोन दे दिया और कहा कि इसी से जानकारी देना कि दरअसल क्या जांच हो रही है, और उसने जांच में भेजा कि दरअसल कुछ भी नहीं मिला है, ये यूं ही जांच कर रहे हैं और पॉलिटिकल दबाव में जांच कर रहे हैं। उसको घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, वकील को घूस देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, और जो सूचना लीक हुई थी जिसमें था कि क्या वाकई महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कोई मामला नहीं बन रहा है, वो मामला रफू चक्कर हो गया। जाहिर है घूस लेना देना दोनों अपराध है, लेकिन इसके दायरे में जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मसला जिसको ईडी टटोल रहा है, उसके बारे में जब वो जानकारी दे रहा है वहां का इंस्पेक्टर, कुछ नहीं मिला तो ये मामला दबा दिया गया। अब इसकी दूसरी स्थिति यह है कि जब हम अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनकी फाइल देखें तो इससे पहले कभी कोई फाइल नहीं खुली। एक झटके में इलेक्शन के पीरियड में अप्रैल में जो बांकुरा पुलिस स्टेशन के अशोक कुमार हैं, उन्होंने एक दर्ज किया बयान, कहा कि हमने पूछताछ की एक विनय मिश्रा नाम के शख्स से, वह व्यक्ति के संबंध अभिषेक मिश्रा से नजदीक के हैं, अभिषेक बनर्जी के करीब के हैं, और तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का जो ट्रांजैक्शन हुआ, 1.5 करोड़ रुपए जो ट्रांजैक्शन हुआ, कोलकाता से दिल्ली तक आया, लेकिन बैंकिंग एस्पेक्ट से नहीं आया। किन रास्तों से आया नहीं कह सकते हैं। फिर उनकी पत्नी को दायरे में लिया गया, कहा गया कि इसके बाद यह जानकारी मिली कि अनुप मांझी और विकास मिश्रा, विकास जो विनय के भाई हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई, और सारी जानकारी में आया कि कुछ पैसा और भेजा गया। उसमें 2 अलग अलग एड्रेस थे, कोई थाईलैंड का एड्रेस था, कोई लंदन का एड्रेस था, जो कि अभिषेक बनर्जी के पत्नी के परिवार से जुड़े हुए एड्रेस थे। तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी जाए। ये कार्रवाई के तौर तरीके हम सिर्फ आपको बतला रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच का एक अनूठा सच यह है, इस देश के भीतर का, जब हम इस पूरी फहरिस्त को पढ़ रहे थे, इसमें अगर आप पॉलिटिकल तरीके से देखें तो कांग्रेस के 12 ऐसे लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत प्रभावी हैं। इसमें चिदम्बरम भी आएंगे, इसमें हुड्डा साहब भी आएंगे जो हरियाणा से आते, उनके खिलाफ भी मामला चल रहा है। इसमें कैप्टन अरविंदर भी आएंगे जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी नाम है। अशोक चौहान भी आएंगे, डीके शिव कुमार भी आएंगे जो कर्नाटक। 12 ऐसे लोग हैं जो बड़े प्रभावी हैं, जो ईडी के दायरे में है। डीएमके के 4 बड़े नेता हैं, उसमें ए राजा भी है, कनुमोजी भी है, दयानिधि मारन भी है, केसी पन्ना स्वामी भी है।
इसके दायरे में फारूक अब्दुल्ला साहब भी आते हैं और टीएमसी के सबसे ज्यादा 16 नेता हैं। आरजेडी के सब 3 नेता हैं, जिसमें लालू यादव हैं, उनके बेटे तेजस्वी हैं, बेटी मीसा भारती है। इनके खिलाफ भी फाइल खुली हुई है। जब अब इन फहरिस्त का नाम आपके सामने ले रहे हैं तो आपके जहन में होना चाहिए, क्या इस देश को इन राजनेताओं ने खोखला बना दिया है? और जो जांच करने वाली एजेंसी है वो जानती है कि अभी ये विपक्ष में है, कल सत्ता में आ गए तो हमारी फाइल ना खोल दें, इसीलिए किसी तरीके से इनको जेल में मत डालो, जांच की प्रक्रिया को पूरी करते रहो। और उस दायरे के भीतर में, महाराष्ट्र के भीतर में एमआईडीसी में घपला घोटाला हो जाता है, कोऑपरेटिव बैंक्स में घपला घोटाला हो जाता है, कोल माइंस और जो माइनिंग सेक्टर है उसमें पूरा घपला घोटाला हो जाता है, क्रिकेट एसोसिएशन के भीतर घपला घोटाला होता है, पीएनबी केसेस जो आपको याद हो जिसमें मेहुल चौकसी और नीरव मोदी का नाम आता है, वह भी ईडी के ही पास जांच की कॉपी फाइल पड़ी हुई है, उसकी भी जांच हो रही है। आईसीआईसी बैंक लोन जो वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को दिया गया उसकी भी जांच है। अगस्ता वेस्टलैंड उसकी भी जांच हो रही है। स्टर्लिंग बायोटेक बैंक लोन फ्रॉड जो था उसकी भी जांच हो रही है। आईएनएक्स मीडिया की जांच हो रही है। हमने जब निकालना शुरू किया तो आपको जानकर हैरत होगी कि इस देश के भीतर में 18 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें घपले घोटाले करने वाले पॉलिटिशियन हैं, जिनको लेकर सीबीआई ने जांच शुरू की। और एक प्रक्रिया के बाद जब मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा का केस बनने लगा तो ईडी ने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन इन प्रभावी नेताओं से जांच होती है, इन्हें जेल में नहीं डाला जाता है। और जब जेल में नहीं डाला जाता है तो फिर जांच प्रक्रिया में ये बार बार कहते हैं कि दरअसल ये जानबूझकर सत्ता उनसे खिलवाड़ कर रही है। आप इस पूरी फहरिस्त में बीजेपी के एक भी नेता का नाम नहीं देखेंगे, यानी इतनी ईमानदार पॉलिटिकल पार्टी ने कोई घपला घोटाला नहीं किया, सत्ता में रहने के वक्त भी और सत्ता के अलावे बाहर रहते हुए भी। लेकिन विपक्ष के वो सारे दल जो जब सत्ता में थे तब भी उनके खिलाफ जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई, और जब वो विपक्ष में है तो भी उनके खिलाफ जांच चल रही है। ये जांच की प्रक्रिया हम और आप अगर समझने की कोशिश करें, क्या हम लोग के ऊपर कोई केस हो जाए तो उसके बाद क्या क्या हो सकता है। हो यह सकता है कि हम लोग का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए, हो सकता है ये हमारी आवाजाही बंद कर दी जाए, हो सकता है हमारे ऊपर बंदिशें लगा दी जाए। लेकिन इन नेताओं को विशेषाधिकार होता है। ना तो उनका पासपोर्ट जब्त किया गया, और जब लुकआउट नोटिस जब जारी किया गया अनिल देशमुख के खिलाफ तो यह कहकर किया गया कि हमने 5 बार उनको सम्मन भेजा, वह नहीं आए। और उनका कहना अनिल देशमुख का, एक तो मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं, दूसरा मुझसे पूछताछ ही करनी है तो आप सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ कर ली, और इसको लेकर उन्होंने अदालत में एक अर्जी भी दी हुई है। तीसरी बड़ी बात यह है कि लुकआउट नोटिस उसके लिए होता है जो फरार हो रहा हो। तो क्या अनिल देशमुख फरार हो रहे हैं? और अगर जो फरार होने की परिस्थितियां में लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है तो इसका मतलब है उसे बड़े सीरियस क्रिमिनल चार्जेस के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या उन्हें देखा जा रहा है? और इन तमाम नामों में, जिन नामों का हम आपसे जिक्र करते चले गए थे, इस फेरिस्त को पढ़ते वक्त हमें लगता है कि भारत के भीतर में कम से कम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती, बिहार में लालू यादव और उनका परिवार, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, इन तमाम जगहों पर जो विपक्ष की राजनीति संभालने वाले हैं उनका पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। सभी आपको जेल में नजर आएंगे। हरियाणा को भी जोड़ लीजिए क्योंकि उसमें हुडा साहब का नाम भी है, बीएस हुडा, उनका भी नाम उसमें जिक्र किया गया ईडी ने जो जांच कर रही है। नवीन जिंदल का भी जिक्र किया गया है। ये सारे नामों को लेकर कुछ सवाल हैं, क्या भारत की राजनीति के भीतर में क्रिमिनल जो है वह क्रिमिनल क्राइम करने के बाद पॉलिटिक्स में आए या पॉलिटिक्स में आने के बाद क्राइम करे? ये दोनों परिस्थितियां उसको सजा नहीं दिलाती हैं। तो क्या जो एक सोच कर बनाया गया इस देश की जांच एजेंसी हम सीबीआई को बना रहे हैं, सोच कर बनाया गया 57 में हम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बना रहे हैं जिससे इस देश में इकोनॉमिक ऑफेंसेस ना हो, लेकिन संयोग में उसमें तेजी आती चली गई। और तेजी की रफ्तार, हमें लगता है वो डॉक्यूमेंट बड़ा शानदार है कि तेजी की रफ्तार क्या होती है। सीबीआई इस देश भर में तकरीबन 100 से ज्यादा उसके ऑफिसेस काम करते हैं। ईडी के जो ऑफिसेज हैं वो 49 ऑफिसेज हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जो केसेस दर्ज किए गए उस केसेस दर्ज में जो दूसरों को जो सजा होनी चाहिए थी, सीबीआई के भीतर जो क्रिमिनल चार्जेस उनके अपने अधिकारियों पे लगा, उसमें 7 आईपीएस भी हैं जो डेपुटेशन पे सीबीआई ज्वाइन किए थे। उनके खिलाफ कुल मिला के 10 साल का जब आंकड़ा निकल कर आया तो पता चला कि 60 केसेस दर्ज किए गए अपने ही अधिकारियों को लेकर। 4 कन्विक्ट भी हो गए। और जो खास तौर से जो
करप्शन के चार्जेस थे, उसमें 36 सीबीआई ऑफिसर्स फंसे 2017-2019 के बीच में, और ये 2016 से 19 के बीच में लगभग 23 केसेस ऐसे थे जिनके ऊपर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई अपने ही अधिकारियों को लेकर। दूसरा सवाल था, आखिर कितनी बड़ी तादाद में सीबीआई काम करती है और ईडी किस रूप में उसका केस लेती है। आपको जानकर हैरत होगी कि 2000 यानी 4 साल 8 महीने, हमने 2017 से इस डाटा को लिया है, 2017, 2018, 2019, 20 और 2021 के अगस्त तक का 4 साल 8 महीने में 3205 एफआईआर दर्ज सीबीआई ने की है। यानी दिन के लिहाज से समझिए तो कुल मिला के 1700 दिन होते हैं, हर दिन 2 एफआईआर सीबीआई दर्ज कर रही है। यहां पर अगला सवाल होगा, कन्विक्शन रेट क्या है? 3% कन्विक्शन रेट है और कमोवेश यही रेट ईडी का भी है। यानी सजा नहीं दिला पाएंगे लेकिन कार्रवाई जारी रखेंगे। और इस देश के भीतर जिस तरह से ईडी और सीबीआई की मौजूदगी राजनीतिक हथियार के तौर पर काम कर रही है या राजनीतिक प्यादे के तौर पर काम कर रही है, ये आप सोचिए। लेकिन एक बात तय है कि अगर इन सभी लोगों को जिनके नाम हमने लिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट को जो सौंपी गई है ईडी की फहरिस्त, उसमें 100 पॉलिटिशियंस के नाम हैं, अगर ये सभी के खिलाफ किसी एक आम आदमी की तर्ज पर केस शुरू हो जाए, जांच शुरू हो जाए और सजा हो जाए, तो भारत की राजनीति के भीतर से विपक्ष पूरी तरह गायब हो जाएगा। इस राजनीति ने एक मंत्र दिया है, जब आप सत्ता में आए तो फिर आप भी वैसी ही कार्रवाई करें। चिदंबरम के खिलाफ कार्रवाई हुई, उनको थाने में गुजारना पड़ा, उनको जेल जाना पड़ा। चिदंबरम जिस वक्त इस देश के गृह मंत्री थे, उस वक्त इस वक्त के गृह मंत्री जो अमित शाह थे, उनकी फाइल एक फर्जी इनकाउंटर के मद्देनजर सोहराबुद्दीन केस में गृह मंत्रालय ने खुलवाई थी और उस अभी के गृह मंत्री को उस वक्त जेल जाना पड़ा था। यह सियासत है और इस देश की जांच एजेंसियों से खिलवाड़ है क्या? और इस देश की जांच एजेंसियों के मद्देनजर अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई अपनी सफलता बताए, सारे केस सीबीआई को सौंप दिए जाते हैं। और झारखंड में जब एक जज की हत्या हो गई, उसकी भी रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई है। इसको लेकर पूरे तरीके से जजेस के भीतर आक्रोश है। सीबीआई ये कैसी जांच कर रही है? झारखंड हाई कोर्ट में यह मामला परसों उठा और उन्हें जिक्र किया, सीबीआई की जांच भी ऐसी होती है क्या? सवाल 3 है, इस देश की राजनीतिक सत्ता क्या इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो चेक एंड बैलेंस था उसे खत्म कर चुकी है? दूसरा सवाल, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी, जो स्वायत्त संस्थाएं थी, क्या अब उनके नौकरशाहों के पास कोई अधिकार नहीं बचा है और वो पूरी तरह सत्ता के लिए काम कर रहे हैं? और तीसरी बात, आखिरी सच क्या यही है, जो सत्ता में आ गया सब कुछ उसका 5 साल के लिए, और उस बीच में किसी ने जरा से चूं भी की तो उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया, समझिए इसे। बहुत बहुत शुक्रिया।